नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पीडीएफ उपलब्ध हो नहीं पाई। किसी बच्चे ने अपने वेयर एक्ट से पीडीएफ बनाकर भेजी। अभिनव नाम का एक लड़का था, उन्होंने मुझे भेजी है कि सर आप पढ़ा दीजिए, पीडीएफ वगैरह हम मैनेज करके दे देंगे। तो पढ़ते हैं आज राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, एकमात्र लोकल लॉ है पूरे आरजेएस में। इसी कारण राजस्थान के अंदर आने वाली वैकेंसियों में से 30% लोग आउट ऑफ राजस्थान लगते हैं, क्योंकि लोकल एक्ट नहीं है राजस्थान की वैकेंसियों में। चाहे जेएलओ हो, लोकल को प्रीफरेंस नहीं दिया गया। जेएलओ में भी जैसे 5, 10, 15 नंबर का राजस्थान जीके वगैरह नहीं इंक्लूड है, तो बाहर वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है राजस्थान आरजेएसओ, जेएलओ, एपीओ सबके दृष्टि से। इस एक्ट के अंदर आप 7 चैप्टर पढ़ेंगे, 32 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं, अनुसूची। ठीक है, ABCD करके अनुसूचियों का नाम है, A, B, C और D। 7 चैप्टर में पहला चैप्टर प्रारंभिक है, सेक्शन 1 से 5 तक चलेगा। फिर किराए का रिवीजन की बात करेगा 6 और 7 में। फिर उसके बाद बात करेगा किराएदारी की 8 से लेकर 10 तक, और 11, 12 में अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया वगैरह की बात करेगा। सेक्शन 13 से लेकर और 22 तक ये अधिकरण का गठन, किराए का पुनरीक्षण, बेदखली की क्या प्रक्रिया होगी और उसकी अपील और निष्पादन क्या देखेगा। 5A और 5B नए चैप्टर जुड़े थे, ये दोनों, और इन दोनों में बात की है किराया प्राधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी, किराएदारी का करार क्या होगा और उसकी कालावधि कितनी होगी, और कब उसका किराए का पुनरीक्षण किया जा सकेगा, कब प्रतिभूति ली जाएगी, और किराया जमा कराने के संबंध में प्रोविजन किए। भाग 6 में एमेनिटीज की बात करता है, सुख सुविधाएं क्या होनी चाहिए, और भाग 7 परकीन की बात करता है। फिर यहाँ पर नीचे शेड्यूल दे रखे हैं, ABCD 4 शेड्यूल। अब एक्ट शुरू करते हैं। 2003 का एक्ट नंबर 1 था, तो ये राजस्थान का लोकल एक्ट है, तो राजस्थान का 2003 का एक्ट नंबर 1 था। लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2003 से ये लागू हुआ। 1 अप्रैल 2003 से कहां लागू होता है, तो राजस्थान में जिला मुख्यालय स्तर पे, राजस्थान में जिला मुख्यालय स्तर पर लागू होता है, और उसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में, नगर पालिका क्षेत्र जितने म्युनिसिपलिटी एरिया होता है, म्युनिसिपलिटीज, उस एरिया में लागू होता है, जो जिसको भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो गांव के अंदर ये लागू नहीं होता। सिटी और म्युनिसिपलिटीज एरियाज होता है जिनको राज्य सरकार नोटिफाइड करती है, वहां लागू होता है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट के संदर्भ में बात करता है। पुराने समय पे 10 पैसे रेंट होते थे, अब वो 10 पैसे रेंट को बढ़ा लो, 10% बढ़ा लो, 5% बढ़ा लो, इतना धीरे किराया बढ़ता था कि जो पुराने समय पे 1950, 1940 में जो दुकानें दे दी, उन दुकानों का रेंट अब मिला के 70-80 रुपए होता है। तो इन चीजों के कारण कई लोग उसको छोड़ते नहीं थे। मार्केट रेट तो बहुत तेजी से बढ़ जाती थी, पर वो उसी में भले ही वो दुकान नहीं रखनी होती थी, वो किराया देते रहते थे, दुकान पे अपनी पोजीशन रखते थे। तो उन सब से निपटने के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। 1 अप्रैल 2003 से लागू हो गया। परिभाषा खंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। सबसे पहले बताता सुख सुविधा क्या होगी, एमेनिटीज क्या होगी। तो जल की फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रदाय, आवागमन के अच्छे रास्ते होने चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय हो, लिफ्ट हो, सफाई स्वच्छता सेवा, टेलीफोन सेवा, टीवी केबल सेवाएं, और ऐसी ही अन्य सेवाएं जो भी सुख सुविधा के अंदर आती है, वो सारी एमेनिटीज कहलाती है। आपको रेंट के अलावा एमेनिटीज के लिए पे अलग से करना होता है। तो सुख सुविधा जितनी लोगे उतना आपको चाहिए। गर्मी पड़ रही है, 55 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है राजस्थान के अंदर, AC की सुख सुविधा मिले, पे कर दो, AC की मिल जाएगी। यहाँ कोई काम की बात नहीं है। अपील किराया अधिकरण सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे, वहां देख लेंगे। भूस्वामी के अंदर कौन कौन आता है, तो भूस्वामी से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर को किराए पर देता है, या तो एक तो वो व्यक्ति जो किराए पर देता है, दूसरा कोई उस व्यक्ति का अभिकर्ता
जैसे मैंने कोई अपना परिसर किराए पे दिया तो मैं भूस्वामी हो गया, मेरा एजेंट, मेरा ट्रस्टी, मेरा गार्जियन संरक्षक और मेरा रिसीवर, चारों में से कोई भी व्यक्ति जो किराया प्राप्त कर रहा है किरायादार से, मेरी तरफ से किराया प्राप्त करने का हकदार है। तो जो किराएदार से किराया प्राप्त कर रहा है, किराया प्राप्त करने का हकदार है, वह व्यक्ति भी लैंडलॉर्ड होगा, भूस्वामी होगा। और या जो परिसर को किसी किराएदार को दिए जाने की दशा में इस प्रकार किराया प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, वो भी। जैसे मैं नहीं हूं, परिसर किराए पे दे रखा है, तो मेरे बेटा बेटी भाई बहन कोई भी जो भी किराया प्राप्त करने का हकदार है, सब भूस्वामी होंगे। पट्टा की कोई जरूरत नहीं है, 105 टीपी में जो दे रखा वही पट्टा है। नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन जो बता रखा है वो होगा। परिसर इंपोर्टेंट है, परिसर की परिभाषा मेंस के अंदर भी आ जाती है, इसको देखना थोड़ा ठीक से। परिसर प्रीमाइसेस क्या होता है, क्या सम्मिलित है, पहले सम्मिलित की बात करते हैं कि भवन सम्मिलित है। इसके अंदर भवन का कोई भाग होता है, जैसे मकान हो गया, मकान का कोई भाग, ऐसा भाग जो निवासीय प्रयोजन के लिए आपने दे रखा है या फिर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए काम में ले रहे हो या किराए पे दे रखा, वो सब भाग परिसर में आता है। भवन के फायदेमंद उपयोग के लिए लगाई गई कोई फिटिंग्स भी इसके अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा आप मकान से जुड़ा हुआ कोई गार्डन है, कोई भूमि है, कोई गोदाम है, कोई गैराज है, कोई उपग्रह है, या भवन के अधिक फायदेमंद उपयोग के लिए कोई फिटिंग लगा रखी है, जैसे 3 सेट वगैरह नहीं कराते क्या, तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत आएगी, परिसर के अंतर्गत आएगी। फिर परिसर में क्या शामिल नहीं है, सब कुछ तो बता दिया, शामिल क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए काम में ली जाती है वो भूमि परिसर नहीं मानी जाएगी। ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए काम में लेते हैं वो परिसर नहीं मानी जाएगी। फार्म हाउस होगा, फार्म हाउस से भिन्न ऐसा कोई भवन जो निवास के रूप में उपयोग में आता है या वाणिज्य के रूप में नहीं, तो मतलब फार्म हाउस नहीं होगा इसके अंदर। फार्म हाउस क्या परिसर के अंदर शामिल नहीं होगा। तो ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए काम में आती है वो परिसर नहीं है, फार्म हाउस परिसर नहीं है। और क्या क्या नहीं है, होटल नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पथिकाश्रम नहीं है, सराय नहीं है, बासा नहीं है। सराय, बासा, पथिकाश्रम ये सब रुकने की जगह होती है, टेम्परेरी, है ना। जैसे अपन ने कहते धर्मशाला हो गया, तो इस टाइप के ये अलग अलग नाम है, होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा। बोर्डिंग हाउस, छात्रावास में कोई कमरा या वास सुविधा है वो प्रीमाइसेस के अंतर्गत नहीं आएगी। और एक छत का ऊपरी भाग, ठीक है, छत का ऊपरी भाग भी बिना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि छत का भाग भी परिसर में सम्मिलित है तो ओके है, अन्यथा सुविधा नहीं कर रखी है तो आपके परिसर के अंदर छत का ऊपरी भाग नहीं आता, किराएदार के पास वो परिसर नहीं होता। तो परिसर में क्या सम्मिलित है, जो मैंने 5 चीजें बता दी। एक तो ये बता दी कि कृषि प्रयोजन के लिए भूमि है, ये परिसर नहीं है। फार्म हाउस परिसर नहीं है। और उसके अलावा क्या परिसर नहीं है, ये होटल से लेकर और यहां तक नहीं है और ये नहीं है, बाकी सब चीजें परिसर में शामिल है। फिर क्या शामिल है, ये आ गया देखो, कोई फर्नीचर है, कोई सुख सुविधा है, फिटिंग्स है, सुख सुविधा है, फर्नीचर, गोदाम, गैरेज, उपग्रह, सब इसके अंदर आता है। किराया प्राधिकारी कौन होता है, 2A के अंदर नियुक्त किराया प्राधिकारी है। और आप किराया प्राधिकारी की बात करोगे यहां पर, तो किराया प्राधिकारी यहां बता रखा, नॉट टू बिलो FDM रैंक, नॉट टू बिलो FDM रैंक। उपखंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न होने वाला कोई भी अधिकारी को किराया प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ के रखना। 2FA में किराया प्राधिकारी है, किराया प्राधिकारी होता कौन है, ऐसा कोई अधिकारी जो FDM की रैंक से नीचे का ना हो, मतलब FDM और उससे ऊपर की रैंक के किराया प्राधिकारी हो सकता है। किराया अधिकरण काम का नहीं है। वरिष्ठ नागरिक की आयु याद कर लो, 65 प्लस वाले वरिष्ठ नागरिक होंगे। किराएदार कौन, तो वह व्यक्ति जो भूस्वामी को किराए का संदाय करता है। डायरेक्ट समझ लो, मैं चीजों पे नहीं जाऊंगा, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। देखो कि वह व्यक्ति जो मकान मालिक को किराए का संदाय करता है, एक तो वो किराएदार होता है। दूसरा कि वह व्यक्ति भी जिसकी किराएदारी तो समाप्त होगी, चाहे तो वो
आपने किराए से मकान उससे ले लिया हो तो किराएदारी तो समाप्त हो गई, उसके बाद उसका जो बेदखली का आदेश पारित हुआ है या उसको बाहर निकालने की डिक्री पारित की गई है, उसके होते हुए भी जो कब्जा बना के रखता है वो भी किराएदार है। तो किराएदारी की समाप्ति के पश्चात पारित बेदखली के आदेश से या डिक्री से अन्यथा जो कब्जा बना के रखता है वो भी किराएदार होता है। और तीसरा किराएदार कौन होता है कि अगर कोई किराएदार है वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका उत्तरजीवी माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो उसका पति, जो उसके साथ निवास कर रहे होते हैं, ये सब भी किराएदार के अंदर आते हैं। देखो, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, जो उसके साथ निवास कर रहे हैं, चाहे निवासीय प्रयोजन के लिए हो या कारोबारी या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, सेम ही बात। अधिकरण का कोई जरूरी नहीं, अधिकरण से किराया अधिकरण, अपील किराया अधिकरण और किराया अधिकरण दोनों अधिकरण के अंतर्गत आती है। बात डेफिनेशन पे खत्म हो जाता है। सेक्शन 3 कहता है कि अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 2 किस बात की बात करेगा? अध्याय 2 बात करेगा आपको किराए का पुनरीक्षण, कि किराए का रिवीजन कैसे करेंगे, और अध्याय 3 करेगा सीमित अवधि की किराएदार, सीमित अवधि की किराएदार। तो अध्याय 2 तो पुनरीक्षण हो गया, अध्याय 3 कह रहा है सीमित अवधि की किराएदारी। क्या होता है? देखो, ये कह रहे हैं कि चैप्टर 2 पुनरीक्षण वाला और किराए का जो रिवीजन करते हैं और सीमित अवधि की किराएदारी है, ये कुछ परिसरों को लागू नहीं होगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है किन किन परिसरों को लागू नहीं होगा। ठीक है, जयपुर नगर के महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित दशा में जहां 7,000 अधिक से हो, 7,000 से अधिक वाले हैं जयपुर कोटा में। आई थिंक ये प्रोविजन रिपील हो चुके हैं, है ना, ये प्रोविजन रिपील हो चुके हैं। को ये जो तीनों प्रोविजन है ये रिपील हो चुके हैं मेरे हिसाब से। हम यहां से पढ़ लो, देखो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी ने कोई किराए पे परिसर दिया है, उन परिसरों पर चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होंगे। कंपनी एक्ट के अधीन सरकारी कंपनियों को कोई परिसर दिया है, उनको लागू नहीं होंगे। फिर सरकार का देवस्थान विभाग होता है, जो मंदिर वगैरह धार्मिक संस्थाओं से संबंधित होता है, देवस्थान विभाग, या कोई मुस्लिमों में वक्फ रजिस्टर्ड होते हैं, वक्फ, उन वक्फ के अधीन कोई वक्फ की संपत्ति या देवस्थान विभाग ने कोई परिसर किराए पे दिया, उन पे लागू नहीं होगा। कोई धार्मिक चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके संबंध में उसके द्वारा परिसर पर लिए गए उस पर लागू नहीं होगा। विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी के परिसरों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, या फिर कोई बैंक है, बैंक को आपने दे रखा है, या किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, जैसे जियो को आप टावर के लिए दे देते हो, वहां किराया 5% नहीं, जो आपके बीच एग्रीमेंट होगा वहीं लगेगा। कि आपने अपने घर के किसी परिसर में टावर लगवा लिया, फिर वहां 10% का एग्रीमेंट होता है, 10% ही आपका हर साल किराया बढ़ता है। समझ गए बात को? तो ये एक परिसर बता रखे, इन परिसरों पर चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होगा। विदेशी नागरिक होगा, विदेशी राज्य के दूतावास होंगे, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, इनको भी ये लागू नहीं होगा। धारा 4 किराए का तय रूप में होना, कि भाई किराया कितना होगा, ये धारा 4 बताती है कि परिसर का जो भी रेंट होगा वो भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में तय किया जाएगा। तो परिसर का किराया उतना ही होगा जितना मकान मालिक और किराएदार ने बैठ के तय कर लिया, और उसमें सुख सुविधाओं के लिए जो आप चार्ज देते हो वो किराए में कभी भी सम्मिलित नहीं होगा, आपको अलग से पे करना होगा। आप रेंट पे रहते हैं, हम लोग रेंट पे रहते हैं, सब लोगों को पता है कि कमरे कमरे का रेंट देते हैं हम, लाइट का अलग से पे करना है, पानी का अलग से पे करना है, और कोई सुख सुविधा आप ले रहे हो उनका अलग से पे करना होता है। तो किराया सेक्शन 4 कह रहा है किराया मकान मालिक किराएदार के बीच आपस में तय होगा, उसमें सुख सुविधाओं का कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब उसका पैसा किराए में सम्मिलित नहीं होगा, उसके अलग से पे करना है आपको, लाइट का बिल, पानी का बिल वगैरह। 5 किराए को संदाई कैसे करोगे, उसका विप्रेषण कैसे किया जाएगा। तो भाई किराया, जिस माह का किराया संदेह है, अभी चल रहा मई, तो पूरे मई में किसी के मकान में रह लिया, 1 तारीख से रहा था, आज 31 तारीख होगी, यहां तक रह लिया, तो मुझे 15 जून से पहले किराया संदत करना पड़ेगा। अगले मास के
15वें दिन तक किराया संदत करना पड़ेगा। तो मैंने मई माह का जो किराया है जो मैंने लिया वो मुझे 15 जून तक पे करना होगा, अगले माह के 15वें दिन तक। हालांकि ऐसा किताब में लिख रहा है, आपको ओरिजिनलिटी में पता होता क्या है, किराए पर रहना 1 महीने का एडवांस दो, उसके अलावा हर महीने एडवांस किराया जमा कराओ। 1-2 महीने का तो एडवांस लेके रख लेते हैं खुद के पास सिक्योरिटी राशि, और हर महीने का एडवांस किराया लेते हैं 1 से 5 तारीख के बीच में, ठीक है। फिर किराएदार किराए का संदाय सम्यक रूप से करने के पश्चात अपनी हस्ताक्षर रिपोर्ट रसीद प्राप्त करेगा। जैसे ही मैंने मकान मालिक को किराया दिया, मकान मालिक मुझे रिसिप्ट देगा खुद की साइन की हुई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये किताबों में लिख रहा, एक्ट में लिख रहा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। किस तरीके से संदाय कर सकते हैं, तो एक तो व्यक्तिगत संदाय कर दो, नगद दे दो, या बैंक ड्राफ्ट द्वारा। दूसरा बैंक खाते में संदाय कर दो, पर खाते में संदाय तभी करेंगे जब भूस्वामी ने आपको उसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई बैंक खाता है और बैंक का नाम किराए के करार में लिख के दे दिया हो, या रजिस्ट्री डाक द्वारा आपको नोटिस भेज दिया हो कि माननीय किरायादार मुझे इस अकाउंट में जो मेरा इस शाखा में उसी नगर पालिका क्षेत्र में जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें मकान किराए पर दिया, उसी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई बैंक है, उसमें अकाउंट है उसका, तो उसका आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अकाउंट है, इसमें आप पैसे डाल दो और किराएदार उसमें पैसे डला देगा। या डाक धनादेश द्वारा, इंग्लिश में बोला जाता है मनी ऑर्डर, हिंदी में शब्द डरा रहा है डाक धनादेश, हिंदी में इंग्लिश में समझ आ जाएगा, मनी ऑर्डर के द्वारा पे करना है। पैसा कैसे भी पेश कर दो, केस कर दो, चेक में दे दो, बैंक का डीडी बनवा दो, मनी ऑर्डर के द्वारा दे दो, और नकद देते हो तो रसीद प्राप्त कर लो। बाकी किसी भी मैनर में देते हो तो वो रिकॉर्ड में रहता है। चैप्टर 2 किराए को रिवाइज करते हैं। किराए के रिवाइज करने का इतना बड़ा जो ये पेचीदा सा मामला है, इसको 2 शब्दों में समझा देता हूं आपको कि 1 अप्रैल 2003 से ये एक्ट लागू। इससे पहले की बात करते हैं। इससे पहले 2 चीजें कि अगर 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पे दिया था और 1 जनवरी 1950 के बाद किराए पे दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले किराए पे दिया था तो उसको यूं मानो कि आपने 1 जनवरी 1950 को किराए पे दिया था, चाहे कितने ही पहले दिया, 1800 में दिया, 1900 में दिया, ये माना जाएगा 1 जनवरी 1950 से आपने किराए पे दिया था। और 1 जनवरी 1950 के बाद दिया तो उसी डेट से, जिस दिन से किराए पे दिया था उसी दिन से किराया काउंट करेंगे। किराया कैसे काउंट करेंगे, माना 100 रुपए किराया था जब भी दिया है। जैसे मैंने 1940 में दिया 100 रुपए किराया था, कोई फर्क नहीं पड़ता 1930 में दिया, 40 में दिया, आपका किराया ये मानेंगे कि 1 जनवरी 1950 को 100 रुपए किराया था। अब 100 रुपए किराए में प्रति वर्ष के हिसाब से 5% का वृद्धि कर सकते हो। किराए में वृद्धि कितनी करनी, 5% की। 5% की वृद्धि करूंगा, 100 से 100 काटा, 5 रुपए बढ़ेंगे हर, तो 100 में 100 रुपए पे 5 रुपए हर साल बढ़ेंगे। पर ये 100 रुपए में 5 रुपए ऐड नहीं करने, आपको 10 साल तक बढ़ाने। पहले साल 5 बढ़ गए, फिर दूसरे साल बढ़ाओगे 5, 3 साल बढ़ाओगे, ऐसे आपने 10 साल तक 5-5 रुपए बढ़ा लिए। पहले साल 100 रुपए थे, 100, अगले साल आप 105 रुपए लोगे हर महीने का, उससे अगले साल हर महीने का 110 रुपए लोगे। 100 रुपए पे ही 5-5% बढ़ाना है अगले 10 साल तक। तो और 10 साल बाद, 10 साल में 5-5 रुपए बढ़ा के आपने कितना बढ़ा दिया, 50 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। और ये 50 रुपए जो आपने बढ़ा दिया, 10 साल की अवधि पूरे होते ही इसको मूल किराए में जोड़ दो। अब आपका किराया हो गया, मूल किराया कितना, 150। अब जो वृद्धि होगी वो 150 रुपए पे 5% की होगी, और 150 रुपए पे 5% की वृद्धि होगी तो ये अब 7.5 रुपए महीने के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 से ये 1.5 बार कट गया, और 5 को 1.5 से गुना करोगे 7.5 आ जाएगा। तो बात समझ गए कि आपको 10 साल तक तो मूल किराए पे बढ़ाना है, 10 साल बाद जितना भी किराया 10 सालों में बढ़ा वो मूल किराए में जोड़ दो। अब आपका ओरिजिनल किराया कितना हो गया, उतना हो गया 10 साल का जो बढ़ा हुआ किराया। अब आप 5% जो काउंट करोगे वो उस 100 रुपए पे नहीं करके 10 साल बाद 150 रुपए पे करो। तो चाहे आपने 1 जनवरी 1950 से दिया हो तो 1 जनवरी 1950
को किराए पे दिया हुआ मानकर काउंट करना शुरू कर दो, तो 1 जनवरी 1960 तक जो किराया बढ़ाते रहो 5-5% और फिर उसको जोड़ दो मूल किराए में, फिर जितना मूल किराया हो गया उसमें 5-5% बढ़ाते रहो। समझ गए बात? और 1 जनवरी 1950 के बाद दिया हो, 1970 से दिया है तो आप काउंट कर लो 10 साल तक बढ़ा हुआ। ऐसे करके आप आते जाओ कब तक, इस डेट तक। अब मान लो कि आपका 1998 में आपके 10 साल पूरे हो गए थे पुराने वाले, और आपने किराया पुनरीक्षित करके 500 रुपए किराया काउंट हो गया था 1998 तक। तो अब कह रहा है अब आपको 500 पे 5% 10 साल तक नहीं बढ़ाना, आपको सिर्फ इस डेट तक 5% बढ़ाना है और मूल किराए में शामिल कर देना है। ठीक है, तो 500 पे 5% बढ़ाओगे, 25-25 रुपए बढ़ाओगे 5 साल तक। 98 से 2003 तक 5 साल तक बढ़ाओगे, 5 साल 25 रुपए के हिसाब से बढ़ाओगे 125 रुपए। तो इसी 500 में 125 ऐड करके आप कितना कर दोगे, 625 रुपए। अब ये मान लिया जाएगा कि यह अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2003 से, तब से आपने अपना मकान 625 रुपए किराए पे दिया है, 625 रुपए में किराए पे। और ये एक्ट लागू होने के बाद भी वही नियम चलता है कि हर साल 5% बढ़ाए जाओ, 10 साल में वो 5% जितना भी बढ़ाया है 10 साल में बढ़ा है उसको मूल किराए में जोड़ दो, और फिर अगली बार जब 5% बढ़ाओगे तो वो मूल किराया फिर 10 साल बाद वापस ऐड करते जाना। मेरे हिसाब से जिसकी गणित ठीक ठाक है, कमजोर भी नहीं है, वो कैलकुलेटेड कर देगा। एक उदाहरण देके समझा देता हूं कि एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे कर लेते हैं कि मान लो कि आपका किराया 500 रुपए था, कब, 1 जनवरी 2003 को 500 रुपए किराया था। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2023 को किराया क्या। 10 साल हो गए, एग्जैक्ट काउंट हो गए, 20 साल हो गए 2003 से 23 तक। अब वो पूछेगा कि 500 रुपए आपने 1 जनवरी 2003 को किराए पे दिया, तो 1 जनवरी 2023 को कितना किराया हो जाएगा, मूल किराया जो भी आपसे पूछेगा। 500 रुपए पे आप 10 साल का बढ़ाओगे, 2013 तक बढ़ाओगे, तो मैं डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट नहीं निकालोगे तो आप 500 रुपए पे 5% मतलब 25 रुपए होता है, 25 रुपए होता है। 5% मतलब 5/100 कर लोगे, जिसमें 100 से 100 कट जाएगा और 5/25 हो जाएगा। 10 साल तक 25 बढ़ाऊंगा, 250 रुपए हो गए। ठीक है, ये तो 1 साल का 25 10 साल का किया तो 250 रुपए हो गए। और यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। और 500 में 250 जैसे ही मैंने जोड़े, कितने हो गए, 750 हो गए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, 5-10-15। एक्चुअल्स में क्या है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, 50-55 डिग्री टेम्परेचर है कि पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है। एसी है नहीं, गरीब व्यक्ति है, और कूलर है, कूलर चला लो तो आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से मैं पंखे में ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। 2 मिनट में मैं थोड़ा इसको कूल कर देता हूँ, आप 30 सेकंड वेट करना, मैं वापस आता हूँ। तो हमने 500 रुपए था, 5% की दर से बढ़ाया था, 10 साल में हो बढ़ के कितना हो गया, 250 रुपए। 1 साल का 25 बढ़ रहा था, 10 साल का 250 हो गया। अब टोटल किराया कितना हो गया, 750 हो गया। अब ये हो गया 2013 को 750 रुपए किराया। अब 750 पे 5% हर साल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 15-15 30 37.5 रुपए।
36.5 रुपए हर साल बढ़ेगा, क्योंकि 750 का 5% होता है 36.5 रुपए। और ये 10 साल तक बढ़ेगा तो मतलब 375। अब 750 में 375 जोड़ दो आप, तो आपका जो ये आंसर पूछेगा कि 1 जनवरी 2023 को कितना किराया होगा, तो ये डायरेक्ट आप बता दोगे कि 1125 रुपए किराया बनता है। ठीक है, मेरी मेथ्स ठीक है, मेरे को इस क्वेश्चन को करने में बमुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, पर आप थोड़ा कैलकुलेटिव होके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, टाइम बहुत मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, और 30 35 40 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप देखते ही कर देते हो। एक्चुअल के वो जो 12-15 क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेवल के, वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि आप उसके अंदर हैं या बाहर। मेरे हिसाब से सारी बात समझ में आ गई होगी, किरायों को कैसे रिवाइज करना है, इतनी लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि जो ये पुनरीक्षित किराया है आप रिवाइज करोगे, किराए को रिवाइज करने के बाद कब से देना होगा। मैंने 1940 में अपना कोई मकान किराए पे दिया था, ये एक्ट आने के बाद मैंने अपने किराए का रिवीजन करवाया कि मुझे बढ़ा हुआ किराया मिलना चाहिए, और जो किराए पे दिया उस परिसर का हर साल का किराया कैलकुलेट करके 5-5% बढ़ा के किराया रिवीजन करवाया। रिवीजन कराने के बाद जो बढ़ा हुआ किराया वो कब से दिया जाएगा, तो या तो इस अधिनियम प्रारंभ होने के पश्चात भूस्वामी और किराएदार ने कोई तारीख तय कर ली कि इस तारीख से आप हमें ये बढ़ा हुआ किराया देना शुरू कर देना, या फिर अगर ऐसी तरह कोई तारीख तय नहीं कही है तो ऐसी कोई अर्जी फाइल करने से, जब आपने किराया अधिकरण के सामने किराए के पुनरीक्षण की अर्जी फाइल करी तो उस अर्जी फाइल करने के दिनांक से बढ़ा हुआ किराया देना होगा। क्लियर है। नए किराएदारी का पुनरीक्षण सेम टू सेम है जैसे पुरानी धारा में समझा के आया हूं, जैसे सेक्शन 6 वैसा के वैसा ही सेक्शन 7 है। पर सेक्शन 7 में ये जो पॉइंट लिख रखा है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। कौन सा? ये सेकंड वाला, धारा 7 का धारा 2 पूछ ली जाती है कि 5% प्रतिवर्ष से अधिक किराए को बढ़ाने का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारा किराया तो 10% की दर से बढ़ेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 5% से अधिक लिमिट तक के लिए शून्य होगा, 5% तक के लिए वैध होगा। 5% से अधिक लिमिट के लिए तो शून्य हो जाएगा, 5% से तक वैध रहेगा। जैसे किसी ने मेरे से दबाव डाल के साइन करवा लिया कि 10% की दर से किराया बढ़ेगा, तो 5% तक तो मुझे बढ़ा हुआ किराया देना होगा, 5% से ज्यादा के मामले में वो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उस सीमा तक लिखा हुआ है, मतलब 5% की सीमा तक तो वैलिड है, और बढ़ी हुई सीमा है वहां बढ़ी हुई लिमिट के लिए शून्य हो जाएगा। धारा 8 सीमित अवधि की किराएदार, तो कोई भी व्यक्ति निवासीय प्रयोजन के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अपने मकान को 3 साल तक मैक्सिमम के लिए किराए पे दे सकता है। तो मैक्सिमम कितने समय के लिए सीमित अवधि की किराएदारी पे कोई मकान दिया जा सकता है? 3 साल तक के लिए। ठीक है, 3 साल वाला पॉइंट याद रखना, 3 साल तक के लिए, चाहे 1 साल दो, 2 साल दो, मैक्सिमम 3। मकान मालिक और किराएदार इस सीमित अवधि की किराएदारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, और किराएदारी जब समाप्त हो जाए, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होता है 1 साल के लिए किराए पे ले रहे, 2 साल के लिए, तो किराएदारी की समाप्ति के बाद मकान मालिक को कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे। तो धारा 8 में मकान मालिक किराएदार दोनों मिलकर ज्वाइंट पिटीशन लगाते हैं कि हमें किराएदारी की अनुज्ञा दे दो, और मकान मालिक कहता है कि जब इसका ये किराएदारी समाप्त हो जाए तो उस समय मेरे को कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र दे दो, ताकि ये खाली ना करे तो मैं उसका एग्जीक्यूशन करवा। किराया अधिकरण तुरंत अनुज्ञा प्रदान कर देता है, कोई इशू नहीं है, पर एक परिसर के लिए मैक्सिमम 3 बार ही ऐसी अनुज्ञा दी जा सकेगी। ऐसी अनुज्ञा उन्हीं परिसर के लिए मैक्सिमम 3 बार दी जा सकेगी। तो 3 साल के लिए किराए पे दिया जाता है, 3 बार ही दिया जा सकता है एक परिसर। ठीक है, एक परिसर के लिए 3 बार ही ऐसी अनुज्ञा दी जा सकती है। किराया अधिकरण के सामने ज्वाइंट पिटीशन लगती है, दोनों मिलकर लगाते हैं। पर जो कब्जे का पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र है वो कब लैप्स हो जाता है? जब आपने अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन होने की अर्जी प्रमाण पत्र के निष्पादनीय होने से 6 माह के भीतर नहीं लगाए।
जैसे मैंने 1 साल के लिए किराए पे लिया था परिसर, आज 31 मई को लिया था, 31 मई 2025 को मेरी किराएदारी समाप्त होगी। तो किराएदारी समाप्त होते ही वो एग्जीक्यूटेबल हो गया कि अगर मैं खाली नहीं करता हूं तो वो प्रमाण पत्र लेके उसका निष्पादन करा सकता है कि किराएदार से मेरा परिसर खाली करवाया जाए। तो निष्पादनीय हो गया 31 मई 2025 से, उससे 6 महीने के अंदर अंदर उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रमाण पत्र लगाना होगा, अन्यथा वो 6 महीने की समाप्ति में प्रमाण पत्र लेप्स हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो ये 6 माह के अंदर उसको मकान मालिक को अपना मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र लगाना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। किराए की बेदखली के ग्राउंड, टोटल 13 ग्राउंड आप पढ़ोगे कि किराएदारों की बेदखली कब की जा सकती। तो किसी भी अन्य विधि और संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किराया अधिकरण किराएदार की बेदखली का आदेश तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाए कि क्या क्या पॉइंट है। मैं हर पॉइंट पे जाके नहीं, आप मेरी आवाज सुनते रहना, मैं आपको समझाता रहूंगा क्या क्या लिखा हुआ। ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि किराएदार ने उसको लगातार 4 माह का किराया संदत नहीं किया है, पर इस अवस्था में जब मकान मालिक ने उस किराएदार को नोटिस दे दिया हो, ठीक है, यह आधार तब उपलब्ध होगा जब आपने किराएदार को नोटिस दे के बता दिया हो कि भाई आपने किराया नहीं दिया है, या तो उसको बैंक के अकाउंट नंबर दे रखे थे, फिर आपने उसको नोटिस दे के बताया दिया हो कि 4 महीने का किराया नहीं आया, और किराएदार पर नोटिस की तामील से 30 दिन के अंदर अगर वो किराया नहीं देता है, आपने नोटिस दे दिया उसको, नोटिस देने के बाद 30 दिन के अंदर अगर किराया नहीं चुकाता है, तब आप इसकी अर्जी फाइल कर सकते हो। और इसकी अर्जी को सेक्शन 14 के अंतर्गत डील किया जाता है। सेक्शन 14 में इस अर्जी को अलग से डील किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये पढ़ लेना स्पष्टीकरण कि अगर किराया प्राधिकारी के पास किराया जमा कर दिया था तो इस धारा के अधीन आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। और क्या है, बी ग्राउंड कहता है कि किराएदार ने आपके परिसर को बहुत भला सारवार नुकसान कारित कर दिया जानबूझ के। तीसरा, बिना मकान मालिक की अनुज्ञा के किराएदार ने कोई निर्माण कर दिया है जिससे आपका मूल्य कम हो गया है। ठीक है, या तो मकान में कोई बड़ा परिवर्तन कर दिया, सारवार परिवर्तन कर दिया कंस्ट्रक्शन करा के, या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा दिया जिससे आपके मकान का मूल्य कम हो गया। किराएदार न्यूसेंस पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है, न्यूसेंस पैदा करता है जिससे भूस्वामी के हित पर प्रतिकूल या सार्थक प्रभाव पड़ता है। किसी प्रकार का न्यूसेंस पैदा किया, या किराएदार ने भूस्वामी की अनुज्ञा के बिना ही उसका पूरा परिसर किसी को उप किराए पे दे दिया। ऐसा कोटा के अंदर बहुत होता है एजुकेशन सिटी में कि बच्चा पूरा मकान किराए पे लेता है और बाद में उसके कमरे दूसरे बच्चों को किराए पे देके जाते हैं। अच्छे लोग जो मतलब कोटा के अंदर 1 साल का पढ़ने का, एलन के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, उनके अंदर 1 साल का 4 लाख रुपए पढ़ने का खर्चा आता है, 3 से 4 लाख के बीच में। तो वो जो माता पिता होते हैं बच्चे के बहुत हित सोचते हैं, 2 कमरा लेट बाथ किचन दे के जाएंगे अच्छे से इन्वायरमेंट में, पीछे से बच्चा क्या करता है, 1 कमरा दूसरे को किराए पे चढ़ा देता है। तो आपने बिना मकान मालिक से पूछे मकान का कोई भाग किसी को उप किराए पे दे दिया है। आपने कि मैं ही मालिक हूं, तू तो ये पकड़ और इसमें आराम से किराए से रहे। फिर किराएदार ने अपनी हैसियत का त्याग कर दिया और वो खुद ही मालिक बन गया, या तो उसने अपनी हैसियत त्याग दी, मैं तो मालिक हूं, या भूस्वामी के हक से ही इनकार कर दिया कि तुम मालिक नहीं हो, तो वहां भी ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है। किराएदार ने निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर लिया था और अब उसका कॉमर्शियल यूज कर रहा, वहां पे भी ग्राउंड मिलता है। या सेवा में होने के कारण लिया था कि मैं सर्विस कर रहा हूं इसलिए मुझे मकान किराए पे दे दो, बाद में उसकी सर्विस खत्म होगी फिर भी वो रह रहा है तो आप खाली करवा सकते हो कि आपने केवल सर्विस के लिए लिया था। भूस्वामी को या उसके परिवार के किसी कुटुंब के व्यक्ति के फायदे के लिए लिया था, उपयोग के लिए। भूस्वामी को अपने कुटुंब के किसी, या तो भूस्वामी को खुद को या अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उस परिसर की आवश्यकता है। जैसे उस समय माता पिता अकेले रहते थे, अब बच्चा बाहर से आ गया, वही माता पिता के साथ रहना, तो उन्होंने अगर कोई किराए पे दे रखा है तो खाली करवा सकते हैं। पर जो ये ग्राउंड है भूस्वामी द्वारा परिवार के व्यक्ति के लिए,
अगर इस आधार पर आप बेदखली करवा रहे हो तो आपको इस आधार पर बेदखली की डिग्री अगर आपने प्राप्त कर ली इस सेक्शन के अंदर, तो 3 साल की अवधि के अंदर आप किसी और को किराए पर नहीं दोगे। प्रतिसिद्ध कर दिया जाएगा कि 3 साल की अवधि के अंदर आप अन्य किसी को किराए पर नहीं दे सकोगे, और किराए पर देते हो तो धारा 16 के अंतर्गत किराएदार पुनः कब्जे का रिस्टोरेशन करने की अर्जी किराया प्राधिकरण के समक्ष लगा सकेगा। उसके अलावा अगर किराएदार को अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त परिसर बना लिया है या उसका कब्जा अर्जित कर लिया, उसने नया मकान ले लिया किराएदार ने, फिर भी मकान खाली नहीं कर रहा है, तो वहां आप खाली करवा सकते हो। बिना किसी कारण के 6 महीने तक किराए के लिए दिया था, पर 6 महीने की निरंतर कालावधि तक वो परिसर का उपयोग नहीं करता है, तो लगातार अगर 6 महीने तक परिसर का उपयोग नहीं किया जाता उसके द्वारा, तो भी धारा 9 के अंतर्गत बेदखली का आधार बनता है। उसके अलावा परिसर की अपेक्षा से अधिक भीड़ भाड़ है, वहां पे वो 2 जने किराए पे रहने के नाम से रह रहे थे, 50 जने रह रहे हैं, सब लड़के करते हैं, आमतौर पे होता है। या फिर कोई सरकार की सुधार की कोई स्कीम आ गई, जैसे मास्टर प्लान वगैरह आता, उसके अनुसार उसको खाली करवाने की जरूरत है, या मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया, तो उस अवस्था में आप खाली करवा सकते हो गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग। तो ये 13 ग्राउंड है सेक्शन 9 के अंतर्गत जब मकान मालिक अपने किराएदार से मकान खाली करवा सकता है। सेक्शन 10 क्या कहता है? कुछ मामलों में आपको तुरंत कब्जा प्राप्त करने का भूस्वामी को अधिकार होता है। काफी बड़ी धारा है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट की क्या होता है कि अगर कोई सेना में था और सेवानिवृत्त होके आ रहा है, तो या तो सेवानिवृत्त की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात 1 साल के अंदर, या फिर अधिनियम प्रारंभ हुआ उससे 1 साल के अंदर अर्जी फाइल कर सकेगा कि मैं आर्मी में था, कहीं सेना वगैरह में था और मैं वापस आ रहा हूं, मुझे मेरा परिसर खाली करवा के दिलवाया जाए। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी ये रिटायर हो रहा है, तो सेम वही बात लागू होती है कि वो तुरंत 1 साल के अंदर अर्जी फाइल कर देगा। या वरिष्ठ नागरिक है, 65 साल से अधिक का है, 2H के अंदर जो आपने परिभाषा पढ़ी थी वरिष्ठ नागरिक की, वो 65 साल के अंदर का है, तो परिसर को किराए पर देने के पश्चात 3 साल के अंदर वो कह सकता है कि आप मुझे रहने के लिए ये परिसर दिलवाया जाए। या फिर कोई आर्मी में था, मर गया, तो उसके विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु से 1 साल के अंदर उसको धारा 10 के अधीन अर्जी डाल सकते हैं कि हमें तुरंत कब्जा दिलवाया जाए मकान का। या भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा है, पति, तो अपने पति की मृत्यु से 1 साल के अंदर वो विधवा निवास या परिसर को तुरंत कब्जे के लिए अर्जी लगा सकेगी। या भूस्वामी के 1 से ज्यादा परिसर है और भूस्वामी द्वारा किराए पर दिए गए परिसर में से कोई एक परिसर के संबंध में वो अर्जी चला सकता है, अन्य के संदर्भ में नहीं चला सकता, ठीक है। पर उसी नगर पालिका में उसके पास अन्य मकान है और वो इजीली मिल सकता है, तो वहां लागू। ये पेचीदा चीजें इतना मेरे को लगता नहीं कि अंदर से बातें पूछेगा। और कोई मकान मालिक बुजुर्ग है और उसने अगर नीचे का आपको किराए पे दे रखा है, खुद ऊपर रह रहा है, आप बुजुर्ग हो गया, चढ़ने में परेशानी आती है, घुटनों में घी तेल नहीं बचा है, तो उस कंडीशन में वो कह सकता है कि मुझे नीचे का परिसर दो आप, और आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ, आप हो जाना, कोई इशू वाली बात नहीं। बीमारी होगी तो भी वही बात। पर आपने इस धारा के अधीन अगर कोई परिसर की पोजीशन प्राप्त कर ली है, तो फिर 3 साल की अवधि के अंदर आप किसी और को किराए पर नहीं दे सकते। आपको 3 साल के अंदर किराए पर देने के लिए अवरुद्ध किया जाता है, और देते हो तो सेक्शन 16 के अंतर्गत वापस आप किराएदार के रूप में कब्जे का रिस्टोरेशन करवा सकते हो। एक स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें नीचे, जिससे प्रश्न पूछा जाता है कि इस धारा में भूस्वामी से निवासीय परिसर का स्वामी अभिप्रेत है, ठीक है। तो यहां जो भूस्वामी है वो केवल वो नहीं होगा जिसने किराए पे दे रखा है, बल्कि उसी किराए का, उसी निवासीय परिसर का स्वामी भी इसके अंतर्गत आता। स्पष्टीकरण दोबारा समझना क्या लिख रखा है कि भूस्वामी के अंतर्गत
निवासीय परिसर का स्वामी भी अभिप्रेत है। तो जो मकान मालिक है ना, वो केवल निवासीय प्रयोजन के लिए जो परिसर किराए पे दिए उनके संबंध में इस धारा का प्रयोग कर सकता है। तो भूस्वामी में निवासीय परिसर का स्वामी सम्मिलित है, केवल आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किराए पे दिए उनको। अवैध रूप से बेकब्जाकृत किया गया किराएदार अपने कब्जे का प्रत्यावर्तन करा सकता है धारा 11 के अंतर्गत। धारा 11 में क्या रिलीफ है उसके पास, देखते हैं, चर्चा करते हैं। धारा 11 कहती है कि किराएदार को विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा अगर बेकब्जा किया जाता है तो किराएदार बेकब्जा किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर, बेकब्जा किए जाने की जानकारी आती है उसको कि उसको बेकब्जा कर दिया, या वो खुद वहीं रह रहा था, उसको पता लगा कि मेरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए, तो उस तारीख से 30 दिन के अंदर वो कब्जे का प्रत्यावर्तन के लिए किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी लगा देगा। ठीक है। धारा 12 कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। तो 11 में जो दावा करता है उसकी प्रक्रिया 12 में बता रखी है। ठीक है। प्रक्रिया में क्या है, कुछ टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड ठीक वैसे ही बनाया जैसा नहीं बनाना चाहिए था। मैं कहता आया हूं कि इंडिया में लॉ बनाते हैं तो पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं, लैंग्वेज सीधी सीधी लिखी नहीं जाती। एक टाइम पीरियड दे रखा है, 21 दिन के अंदर नोटिस देंगे, नोटिस फिर तामील से 10 दिन के अंदर जवाब आएगा, फिर उसके 7 दिन के अंदर प्रत्युत्तर आप फाइल कर सकते हैं। प्रत्युत्तर फाइल करने से 15 दिन के अंदर हियरिंग की डेट फिक्स होगी, और 90 दिन के अंदर पूरी अर्जी का निपटारा कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा या तो फर्स्ट सुनवाई की डेट क्या होगी, तो 15 दिन के अंदर, और अर्जी का डिस्पोज ऑफ क्या होगा, 90 दिन के अंदर होगा, भूस्वामी पर नोटिस की तामील से 90 दिन के अंदर। अब इसकी जो टाइम पीरियड बता रखा, ये टाइम पीरियड बता रखा बहुत पेचीदा है। आप एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, उस चार्ट के थ्रू सीधा टाइम पीरियड देखिए कि 21 दिन का नोटिस देना है, नोटिस से 10 दिन के अंदर वो अपना लिखित कथन फाइल करेगा, जिसको भी नोटिस इशू किया है उस लिखित कथन के ऊपर आप 7 दिन के अंदर अपना प्रत्युत्तर दे सकते हो। प्रत्युत्तर होता है री आंसर, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है, फर्दर प्लीडिंग बोला जाता है जिसको। और फर्दर प्लीडिंग देने के बाद आप 15 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग डेट तय होगी, और 90 दिन के अंदर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं 13 किराया अधिकरण का गठन। तो किराया अधिकरण का गठन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार को जितना, राज्य सरकार को जितना ठीक लगे उतना किराया अधिकरण की गठन कर दो। गठन कर दिया, एक से ज्यादा किया है तो उनका एरिया बता दो, किस एरिया में काम करोगे, कार्य का वितरण कर कि किस किस एरिया में कौन सा किराया अधिकरण की अधिकारिता होगी। किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और ऐसे अधिकारी की योग्यता होनी चाहिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस आरजेएस का सिविल जज सीनियर डिवीजन की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकार गठन करेगी 3 चीजें, एक तो हेडिंग देखना किराया अधिकरण का गठन, उसके बाद देखना राज्य सरकार किराया अधिकरण का गठन करती है, फिर उसके बाद देखो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए, तो जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का अधिकारी है उससे ऊपर की रैंक का वो होगा, और हाई कोर्ट के द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा देख लेना, बाकी कोई काम की चीज नहीं है। सेक्शन 14 किराए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, वही सारा टाइम पीरियड चलेगा। टाइम पीरियड देख लो सीधा सीधा, 30 दिन का नोटिस, 30 दिन के अंदर रिप्लाई, 15 दिन के अंदर प्रत्युत्तर फाइल कर दिया, 90 दिन के अंदर सुनवाई होगी। ठीक है, और 150 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा मामला। 30, 15, 90, 150 तारीख पूछेंगे, या तो एक 90 वाली पूछेंगे, मैक्सिमम चांस है कि लास्ट तारीख पूछेंगे कि मामले को किसके
धारा 14 के अधीन किराए की पुनरीक्षण की प्रक्रिया के मामले को कितने दिन में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा? 150 दिन में। बाकी कोई पीरियड नहीं पूछेंगे, बहुत पेचीदा लैंग्वेज है, मैं आपको मेंस के पर्पज से समझाऊंगा जब मेंस पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए सिर्फ जो टाइम पीरियड याद करने का वो नीचे के 2 टाइम पीरियड याद रखो। फिर आप सेक्शन 15 पढ़ेंगे, सेम एसी की एसी एक टाइम पीरियड का शेड्यूल है। मैंने इसका चार्ट बना रखा है, मैं फोटो डलवा दूंगा आपको ग्रुप में चार्ट का, ठीक है। सेक्शन 16 के अंदर पढ़ रहे हैं क्या हम? सेक्शन 16 में, अच्छा 15 के अंदर पढ़ रहे हैं। 30 दिन का नोटिस, 45 दिन में जवाब दीजिए, 30 दिन में आप प्रत्युत्तर फाइल कीजिए, सुनवाई की तारीख 180 दिन के अंदर होगी और 240 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो ज्वाइंट पिटीशन, जो भी पिटीशन लग रही है उसको 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करना है, ठीक है। नोटिस इशू करोगे तो उससे 30 दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। और नोटिस जैसे 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करना है, 45 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा। 30 दिन के अंदर आप उस रिप्लाई के जवाब में कुछ प्रत्युत्तर फाइल कर सकते हो। 180 दिन के अंदर सुनवाई, 240 दिन में डिस्पोज हो। समझौते का और सुलह का प्रयास करेगा किराया अधिकरण की ये जिम्मेदारी कि एक बार समझौता कराएं। अर्जी की डिस्पोज ऑफ होते ही जिसने भी अर्जी लगाई हो आपसे पूछेगा, जैसे सेक्शन 15 है किराएदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया, तो इसकी अर्जी कौन लगाएगा? भूस्वामी लगाएगा। सेक्शन 14 है किराए के रिवीजन के लिए प्रक्रिया, किराए का रिवीजन कोई भी करवा सकता है, या तो भूस्वामी करवा देगा या किराएदार करवा देगा, जिसको नुकसान हो रहा है वो करवा देगा। तो आप ध्यान रखना सेक्शन 15 की अर्जी कौन लगाता, 14 की कौन लगाता, 13 की कौन लगाता। अच्छा, यहां एक बात और लिखी हुई है, एक बात लिख रही है सब सेक्शन 9 में लिखी हुई है, कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र कब एग्जीक्यूटिबल होगा, कब निष्पादनीय नहीं होगा। तो अगर आपने कब्जे के पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो विनिश्चय की तारीख से 3 माह के अंदर उसको निष्पादन के लिए लगाना होगा, अगर निवासीय पर्पज के लिए आपने किराए पे दिया है। अन्यथा आपको वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराए पे दिया है तो वहां आपको 6 माह के अंदर किराए पर लगाना होगा, मतलब 6 महीने के अंदर निष्पादनीय होगा। कि देखना निष्पादनीय कितने दिन के अंदर होता है, ये बात कभी कभी पूछ लेते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ शो नहीं हो रही है, मैं बता देता हूं आपको। ये 3 माह के अंदर है अगर निवासी प्रयोजन के लिए दिया है तो, छोड़ो वैसे ही लिख लो। निवासीय के लिए तो आप 3 माह के अंदर एग्जीक्यूटेबल, और कॉमर्शियल पर्पज के लिए दिया तो 6 माह के अंदर, वो प्रमाण पत्र इश्यू होने से 6 महीने के अंदर आपको उसको एग्जीक्यूशन के लिए लगाना, अन्यथा वो बाद में एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। 16 कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया की बात करता है। अच्छा 15 पढ़ रहे थे कि हम? 16 क्या कहता है? कब्जे की पुनः प्राप्ति कौन से सेक्शन में डिमांड करता है? सेक्शन 10 में। तो तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया, 30 दिन का आप नोटिस इशू करो, 30 दिन के अंदर जवाब आएगा, 15 दिन के अंदर आपको प्रत्युत्तर देना है, 90 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग डेट होगी और 150 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। पर इसका एक पॉइंट कहता है, यदि अपील संक्षिप्त, यदि किराया अधिकरण संक्षिप्त जांच के पश्चात किराए का संक्षिप्त जांच के पश्चात इस धारा के अधीन मामले को डिस्पोज ऑफ करेगा यदि पिटीशनर कौन है? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल का वरिष्ठ नागरिक है या निष्क्रियता से गिरफ्त है। 10(1) और 10(3) में जो व्यक्ति थे उनके लिए ये 120 दिन के अंदर ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के लिए 150 दिन में, और इनके लिए ये देखो 120 दिन लिखा हुआ है, अन्य व्यक्तियों के लिए 150 दिन ऊपर लिखा हुआ है, 150 दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे। पर 10(1) और 10(3) का मामला वो 120 दिन के अंदर का होगा। 10(1) 10(3) में कौन से व्यक्ति है? अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, वरिष्ठ नागरिक, निःशक्त व्यक्ति। 17 किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करना और आदेश की प्रतियां देना।
तो 17 कह रहा है कि जब किराया अधिग्रहण मामले को डिस्पोज ऑफ करेगा, चाहे 150 दिन में करो, चाहे 120 दिन में करो, चाहे 240 दिन में करो, तो वो अगला जो किराया अधिग्रहण की अपील जाएगी, कहां जाती है किराया अधिग्रहण की? सेक्शन 13 में किराया अधिग्रहण था, उसकी अपील जाती है अपील किराया अधिग्रहण में। तो अपील किराया अधिग्रहण में अपील जाएगी, तो वहां अपील के लिए, अपील में उपसंजात होने के लिए कोई तारीख नियत करेगा जो मामले के डिस्पोज होने से 2 माह पश्चात से लेकर 6 माह के बीच की होगी। आज मामला डिस्पोज हुआ तो आज से 2 महीने बाद की कोई डेट होगी और 6 महीने से पहले की डेट होनी चाहिए किराया अधिग्रहण के समक्ष उपस्थित होने के लिए। और उनको जो फाइनल ऑर्डर किराया अधिग्रहण ने, सॉरी, अपील किराया अधिग्रहण के समक्ष उपसंजात होने के लिए। ये धारा 17 बता देता हूं क्या कहना चाहती है। एक तो क्या है, गर्मी के मारे सिस्टम काम नहीं कर रहा। जैसे आपने किराया अधिग्रहण के अंदर कोई ऑर्डर प्राप्त कर लिया, उस ऑर्डर की अगर अपील होती है तो कहां होगी? वो होगी अपील रेंट ट्रिब्यूनल में, एआरटी में। आरटी की अपील होती है एआरटी में, और एआरटी में अपील होगी तो उसके लिए आरटी ही डेट बता देगा कि अगर इस मामले में अपील की जाती है तो आपको इस डेट के अंदर एआरटी में उपस्थित होना है। वो मामला डिस्पोज ऑफ करते करते ही वो बता देता है और साथ में उसको कॉपी दे देता है किसकी? जजमेंट की, जो भी उसने विनिश्चय दिया। किराया अधिग्रहण की अधिकारिता, तो अधिकारिता का कोई खास बात नहीं है, जहां जहां अधिकारिता वहां काम में ले लेगा। इसमें मेरे हिसाब से हेडिंग पढ़ लेना, और कोई काम की चीज है नहीं। सेक्शन 19 देखना, अपील किराया अधिग्रहण। अपील किराया अधिग्रहण, तो अपील किराया अधिग्रहण का भी गठन राज्य सरकार ही करेगी, कोई इशू नहीं है, करवा देंगे गठन। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। एडीजे केडर का होगा, एडीजे केडर का सदस्य होगा, और ऐसे एडीजे होते हुए भी उसको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो एडीजे केडर का होगा, डीजे केडर का, और 3 साल का अनुभव हो, उसको पीठासीन अधिकारी हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अपील किराया अधिग्रहण का गठन राज्य सरकार करेगी। उसके अलावा किराया अधिग्रहण द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश से अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर एआरटी में की जा सकेगी। ये बात लिखी हुई है कि किराया अधिग्रहण ने कोई भी आदेश पारित किया, उस अंतिम आदेश से 60 दिन के अंदर आप अपील किराया अधिग्रहण एआरटी में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसेक्शन 6 बता रहा है। सबसेक्शन 7 बताता है कि कोई उपसंजाति के लिए तारीख की थी, उस दिन अपील किराया, जो सेक्शन 17 में उपसंजाति के लिए तारीख फिक्स की थी अपील किराया अधिग्रहण के अधीन, उस दिन अगर कोई अपील किराया अधिग्रहण के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो अपील किराया अधिग्रहण मामले को एक पक्षीय कार्रवाई के रूप में डिस्पोज ऑफ कर देगा, कि एक्स पार्टी डिसीजन दे देगा जो भी उपस्थित हुआ उसके पक्ष में। और ऐसे आदेश की तारीख से एआरटी में 30 दिन के अंदर सॉरी सेक्शन 17 में जो किराया अधिग्रहण ने मामला डिस्पोज ऑफ किया था, अगर वो एक्स पार्टी डिस्पोज ऑफ किया था तो उससे 30 दिन के अंदर आप अपील किराया अधिग्रहण में अपील करोगे। अगर साधारण रूप से डिस्पोज ऑफ हुआ है तो 60 दिन के अंदर अपील करोगे, पर अगर किराया अधिग्रहण ने उस मामले को एक पक्षीय सुनवाई करके डिस्पोज ऑफ किया तो ऐसे एक पक्षीय आदेश से अपील किराया अधिग्रहण को 30 दिन के अंदर अपील करनी होगी। ठीक है, और अपील किराया अधिग्रहण सुनवाई की तारीख नियत करेगा जो प्रत्यर्ती पर नोटिस की तामील से 45 दिन पश्चात की नहीं होगी। ठीक है, प्रत्यर्ती पर नोटिस की तामील से 45 दिन के बाद की नहीं होगी। अपील किराया अधिग्रहण सुनवाई के लिए जो डेट फिक्स करेगा वहां नोटिस की तामील से 45 दिन के पश्चात की नहीं होगी, और अपील को 180 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। कब से? अपील के नोटिस की तामील की तारीख से। तो यह टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है, क्या टाइम पीरियड है, ये याद रखना। जो लंबे टाइम पीरियड बता रखे एक ही धारा के अंदर 6-7 वहां अंतिम निपटारे का और सुनवाई का जो 2 लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट टाइम पीरियड होता है वो याद रखना। बाकी एआरटी अंतर्वर्ती आदेश भी पारित कर सकता है, ये ध्यान रखना।
धारा 19A, अपील किराया अधिकरण ने जो जजमेंट कर दिया उसकी कोई अपील नहीं होगी, कोई रिवीजन नहीं होगा, लेकिन रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का विकल्प खुला हुआ है धारा 18 का सबसेक्शन 11 के अंतर्गत। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक्शन 19 है कि अपील की आपने या कोई अर्जी लगाई, अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाया का संदाय करने का आदेश देने की अपील प्राधिकरण की शक्ति है कि जब कोई मामला या विवाद किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण के सामने लंबित है तो उस दौरान किराया भूस्वामी को जमा कराया जा सकता है। भूस्वामी को नहीं जमा कराते हो तो आप अपील किराया अधिकरण में जमा करा दो, ठीक है। तत्काल संदाय किया जाएगा किसको? भूस्वामी को, और किराए का संदाय जारी रखेगा मामले के लंबित रहते हुए, अपील के लंबित रहते हुए। 20 आदेशों का एग्जीक्यूशन, तो कोई खास बात नहीं है आदेशों का एग्जीक्यूशन कराने के संबंध में। एक बार देख लेता हूं, कोई पॉइंट तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मेनर बता रखे हैं किन किन मेनर में होता है, तो कि विरोधी पक्षकार होता है उसकी जंगम और स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, विरोधी पक्षकार को गिरफ्तार निरोध द्वारा, बैंक खातों की कुर्की द्वारा, या उसके खाते में से पैसे निकालने का, जितना भी उसके आदेश के लिए समीचीन है उतने पैसे निकालने की, सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते की कुर्की करा के आप उसके खिलाफ आदेश पर एग्जीक्यूट करा सकते हो। कमिश्नर नियुक्त करके भी आप ऐसा आदेश एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, ये सारे मैनर बता रखे हैं किराए का और कब्जे आदेशों का एग्जीक्यूशन के दौरान क्या क्या मैनर हो सकते हैं अंतिम आदेश को एग्जीक्यूट करने के। सब सेक्शन 3 पढ़ना इस धारा का इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है कि आपको मकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया था, उस ऑर्डर के बाद भी आपने मकान खाली नहीं किया, तो आपको किराएदार को पुनः कब्जे का प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 माह के अंदर अगर किराएदार खाली नहीं करता है तो अगर निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पे ले रखा था तो दुगना किराया देने के लिए दायी होगा। मेरे को खाली करने का आदेश आ गया था, मेरे खिलाफ ऑर्डर आ गया, फिर भी मैंने खाली नहीं किया, तो जितने समय में रहूंगा जितना किराया था उससे दुगना किराया मैं दूंगा। अगर मैं रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किराए पे लिया था, कॉमर्शियल पर्पज के लिए लिया था तो 3 गुना दर से मैं पे करूंगा। और अगर तुरंत कब्जे के लिए धारा 10 में उसको ग्राउंड थे उसके आधार पे उसने खाली करवाने के लिए सेक्शन 16 में एप्लीकेशन लगाई तो वहां 3 गुना की दर से अंतकालीन लाभों को पे करने का दायी होगा। तो 3 गुना की रेट से कॉमर्शियल हो या अर्जेंट आपको मकान चाहिए, अदरवाइज 2 गुना की रेट से आपको किराया भरना होगा यदि आपके खिलाफ उसको किराए परिसर को खाली करने का आदेश आ चुका है। किराया अधिकरण अंतिम आदेश या आदेश के संबंध में संक्षिप्त रीति से अंतिम आदेश के निष्पादन करवाएगा और निष्पादन का आवेदन करेगा ना। कोई व्यक्ति अगर जो किराया अधिकरण के किसी आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने से 45 दिन के अंदर वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा आवेदन को। किस आवेदन को? जो ऑर्डर किराया अधिकरण ने दिया उसके एग्जीक्यूशन के लिए अगर आवेदन किया है कि मैं आपने कह तो दिया कि परिसर खाली कर दो किराएदार से, पर वो खाली नहीं कर रहा, आप मुझे खाली करा के परिसर सौंपिए। तो जिस दिन वो ऑर्डर पास होता है उस ऑर्डर से अगर सामने वाला व्यक्ति खाली नहीं करता है तो आपको वो 2 गुना या 3 गुना किराया देगा, जैसा भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पज है। पर जिस दिन आपने आवेदन लगाया कि मुझे खाली करवा के दो इस ऑर्डर के आधार पे अपने किराएदार से मकान, तो उससे 45 दिन के अंदर उसको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना होगा किराया अधिकरण को। ठीक है, यह स्पष्टीकरण दे रखा है, रीड आउट कर लेना। मैं सोच रहा हूं इसको डिस्पोज ऑफ करके ही फ्री करते हैं आज। 20 मिनट लगेंगे डिस्पोज ऑफ कर ही देते हैं। ठीक है।
32 धारा का सेक्शन भी 2 दिन लगा के पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। किराया अधिकरण को अपील वपील के संबंध में प्रोविजन कर रखी है धारा 21 में। धारा 21 बात करती है कि किराया अधिकरण, अपील किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक मामले में साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जा सकेगा, कोई काम की चीज नहीं है। किराया अधिकरण के समक्ष अर्जीदार ने जो भी फाइल किए दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज प्रदर्श ए में होंगे, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 के रूप में लिखे जाएंगे और प्रतिनिधि ने जो प्रदर्श पेश किए उन पर A1, A2, A3 लिखा जाएगा। कोई काम की बात तो है नहीं, छोड़ो। सिविल न्यायालय की सख्ती होगी, कोई काम की बात नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 आपको नमूना प्रारूप बताएगा। नमूना प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। तो अनुसूची 1 में यहां पर नहीं दे रखा, मैं यही बता देता हूं। शेड्यूल ए में, अनुसूची ए में क्या बता रखा है कि किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी का नमूना प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी का। शेड्यूल बी में बता रखा है कि अपील किराया अधिकरण के समक्ष अपील के क्या क्या प्रारूप होगा। फॉर्मेट सी में बता रखा है कि कब्जे की पुनः प्राप्ति का या वसूली प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्या होगा। और शेड्यूल डी में या अनुसूची डी में बता रखा है कि किराएदार की जानकारी भरने का क्या प्रारूप होगा। आप जो रेंट अथॉरिटी के सामने, अभी रेंट अथॉरिटी को पढ़ेंगे 22A में, तो रेंट अथॉरिटी के सामने जो फार्म भरते हो उस फार्म का प्रारूप अनुसूची डी में बता रखा है। 21A भी छूट गई देखिए धारा 21A में ये बता रखा होगा कि किराया प्राधिकारी की शक्तियां धारा 21 के समान ही होगी। अब जो चैप्टर 5 है नया जुड़ा है, इसको पढ़ते हैं। नया अमेंडमेंट है इसलिए पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या चीज है। सबसे पहले तो किराया प्राधिकारी कौन होता है। आपको मुझे किराए पे कोई परिसर देना है तो हमें FDM रैंक का अधिकारी होता है, वो होता है किराया प्राधिकारी। ठीक है, या दिख रहा है उपखंड की रैंक से अनिम्न स्तर का RS अधिकारी। तो FDM रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो टू FDM रैंक, उसको बोला जाता है किराया प्राधिकारी। राज्य सरकार किराया प्राधिकारी किसी व्यक्ति को नोटिफाइड कर देगी, नियुक्त कर देगी कि ये व्यक्ति किराया प्राधिकारी, और उसके समक्ष हमें अर्जी लगानी होगी मकान मालिक और किराएदार को जाके कि हम ये परिसर किराए पे लेना चाहते हैं। तो 22A में किराया प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, FDMC रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, और किराया प्राधिकारी की अपील 60 दिन के अंदर किराया अधिकरण में की जा सकती है। अपील कहाँ होगी, किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील 60 दिन के अंदर कर सकते हो। जैसे हमने परमिशन मांगी कि हम ये परिसर किराए पे देना चाहते हैं, किराएदार ने कहा मैं लेना चाहता हूं, दोनों ने एक ज्वाइंट पिटीशन लगाए, उसने परमिशन देने से मना कर दिया, तो इसकी अपील कहाँ कर सकता हूँ, किराया अधिकरण में। सबसे नीचे किराया अधिकारी है, उसकी अपील किराया, सबसे नीचे किराया प्राधिकारी है, उसकी अपील किराया अधिकरण को, और किराया अधिकरण की अपील किराया अधिकरण को होती है। फिर 22(3) क्या बताता है, 22A का 3 कि जब कभी किराया अधिकरण द्वारा किराया प्राधिकारी के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो ऐसे रेंट अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अगर अपील किराया अधिकरण ने अपील प्राधिकारी के आदेश में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया तो जो किराया प्राधिकारी ने जो ऐसा आदेश दिया है, ऐसा आदेश अंतिम होगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। 22 से किराएदारी करार। किराएदारी करार क्या होगा, भूस्वामी और किराएदार के मध्य में एक लिखित करार होगा, और अधिनियम आने से 1 साल के अंदर अंदर जिन लोगों ने नहीं बनवा रखा था, उसने अधिनियम आने से 1 साल के अंदर ऐसा किराया का करार बनवाना होगा, और ऐसे करार का निष्पादन 1 साल के अंदर करवा देगा। एग्जीक्यूशन 1 साल के अंदर करवाना होगा। और जैसे आप करार के लिए दोनों पार्टियां, मकान मालिक किराया फार्म भर के किराया प्राधिकारी को दे देते हैं अनुसूची डी के प्रारूप में, तो ऐसी जो एंट्री है उसको रेंट अथॉरिटी 15 दिन के अंदर अपलोड करवाती है ऑनलाइन की ये व्यक्ति ने ये परिसर इस व्यक्ति को किराए पे दे रखा। ये सब कागजों की बातें हैं, यहां से 15 दिन का टाइम पीरियड याद रखना। ठीक है, कि जैसे हमने फार्म भर के दे दिया तो किराएदारी की ब्यौरा, रजिस्ट्रेशन की डेट,
15 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपलोड की जाएगी। तो किराए पर दिया, किराए की परमिशन मिलते 15 दिन के अंदर अंदर वो अपलोड कर दी जाएगी। 22C किराएदारी की कालावधि कितनी होगी? तो किराएदारी की कालावधि मकान मालिक और किराएदार तय करके रेंट अथॉरिटी के सामने लगा देंगे कि इतने समय के लिए हम किराएदारी किराए पे लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और उस अवधि के समाप्ति के पश्चात उसे रिन्यू करवा सकेंगे। ठीक है, जैसे आपने किराएदारी 2 साल के लिए दिया, फिर आपको लगता है 6 महीने के लिए रिन्यू करवाना है, करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। रिन्यू नहीं करवाने पर हर माह अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो ये मान लो कि ऑटोमेटिक ही रिन्यू हो जाता है, स्वतः ही रिन्यू हो जाता है, परंतु 6 माह तक ही ऑटोमेटिक रिन्यू होता है। 6 माह के पश्चात ऐसा ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा। तो हर महीने आपने टाइम निकल गया था रिन्यू कराने का, नहीं करवाया, किराएदारी समाप्त हो चुकी है जो करार में थी, तो अधिकतम 6 माह तक मासानुमासा हर मंथ के आधार पर रिन्यू होता रहेगा। 6 माह के पश्चात किसी प्रकार का किराया करार रिन्यू नहीं होगा। 5B क्या बात करता है कि मकान में कोई इंप्रूव वगैरह होता है तो अगले माह से वो किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक, कि भैया मकान को चेंज करा दिया, फर्नीचर लगा दिया, तो वो मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए बोल सकेगा अगर किसी प्रकार की सुख सुविधा बढ़ाता है तो। इंप्रूव से सुख सुविधाओं में कमी हुई है तो किराएदार कम करवाने के लिए भी अर्जी लगा सकता है, और दोनों के मध्य विवाद हो जाता है तो किराएदार प्राधिकारी देखेगा, समझौता सुलह करवाएगा, ठीक है, और डिस्पोज ऑफ कर देगा। 22E बात करता है रेंट अथॉरिटी पुनरीक्षित किराया भुगतान की तारीख तय करेगा, कि जो रिवीजन हो रहा था रेंट का सेक्शन 6-7 में, तो वहां वो पुनरीक्षित किराया कब से दिया जाएगा ये कौन तय करता है? ये 22E में रेंट अथॉरिटी तय करता है। 22A कहता है प्रतिभूति, तो प्रतिभूति के रूप में आपको 1 माह का किराया एडवांस में जमा कराना होगा। तो किसी प्रतिकूल करार के सिवाय 1 माह के बराबर का किराया प्रतिभूति के रूप में मकान मालिक को जमा कराना होगा। आप खाली करके जाते हैं, जब भी आप खाली करके जाते हैं तो वो 1 माह के अंदर उस जमा की हुई सिक्योरिटी राशि को किराएदार को वापस देगा मकान मालिक। और प्रतिभूति नहीं देता है तो आप रेंट अथॉरिटी के पास आवेदन कर सकते हो कि मेरी प्रतिभूति इन्होंने, जो मैंने 5,000 एडवांस दिए थे शुरू में गारंटी के रूप में, वो इन्होंने नहीं लौटा है, तो किराया प्राधिकारी देख लेगा उस मामले को। 22G किराया अधिग्रहण को संदायी किया जा सकता है। तो धारा 5 के अधीन किराएदार ने अगर किराया दिया है और लैंडलॉर्ड ने लेने से इनकार कर दिया तो आप किराए प्राधिकारी को जमा करा दो, या आपने किराया दिया था और भूस्वामी उसकी रसीद नहीं देता है तो भी आप उसको किराया प्राधिकारी को जमा करा दो, या विवाद चल रहा है, कोई अपील है, कोई रिवीजन चल रहा है, तो उतने समय के दौरान आप रेंट अथॉरिटी के पास किराया जमा करवा सकते हो। ये 22G कहता है। सुख सुविधा धारा 23 बताती है कि किराएदार द्वारा उपभोग में की जा रही सुख सुविधा में भूस्वामी ना तो उनको बंद करेगा, ना ही उसमें किसी प्रकार का विघ्न या बाधा डालेगा। तो कोई भी भूस्वामी अपने जो किराए पे दिया गया परिसर है उसकी किसी भी सुख सुविधाओं को ना तो बंद करेगा, इंपॉर्टेंट धारा है ये, ना ही उसमें किसी प्रकार का विघ्न डालेगा, विधारित करेगा, मतलब उस पर रोक टोक लगाएगा, परंतु किराया प्राधिकारी की अनुज्ञा से आप उस सुख सुविधाओं को बंद कर सकते हो। सुख सुविधाओं को बंद करवाने की अर्जी भूस्वामी लगा सकता है, और सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अर्जी किराएदार लगा सकता है कि हमें सुख सुविधाओं का प्रत्यावर्तन करवाओ। जांच, जब भी किराया प्राधिकारी जांच करता है कि किसके पक्ष में आदेश दे, तो वो जांच के पश्चात अंतिम आदेश दे सकेगा। और जो ये अर्जी लगती है सेक्शन 23 के अंतर्गत, इस अर्जी का निपटारा 60 दिन के अंदर किया जाता है। 60 डेज के अंदर ऐसी अर्जी का निपटारा किया जाता है। दिख नीरा ब्लर हो रहा है, ये लिख रहा 60 दिन के अंदर। तो जो अर्जी लगेगी सेक्शन 23 में कि सुख सुविधाओं को बंद करने की लगाएगा मकान मालिक तो, और सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की किराएदार लगाएगा, तो ऐसी अर्जी 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। 24 किराएदार और भूस्वामी का क्या कर्तव्य होगा? तो जितना भी साल भर का किराया बनता है उसका 5% किराया
वो मकान की मरम्मत कराने में, कोई आंतरिक मरम्मत करानी है, वार्षिक किराए का 5% किराया आंतरिक मरम्मत कराने में खर्च कर सकता है। पहले मकान मालिक को नोटिस दे दो कि आप करा दो, नहीं कराता है तो आप किराए से काट लो, 5% किराया काम में ले लो, सालाना किराए का 5%। ठीक है। भूस्वामी नोटिस से 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन के अंदर अगर मतलब मरम्मत नहीं कराता है तो फिर आप खुद ही करवा लो और किराए में से काट लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सेक्शन 25 कि मकान मालिक कितनी बार किराया अपने परिसर का निरीक्षण कर सकता है। तो मकान मालिक कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना देने के पश्चात 3 माह में एक बार ही अपने परिसर का निरीक्षण कर सकता है। तो किराएदार को 7 दिन पहले सूचना देने के बाद परिसर का निरीक्षण 3 माह में केवल एक बार ही कर सकता है। ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2018 में पूछा था। 26 कि अधिकरण के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे और उन पर किराया अधिकरण का साधारण नियंत्रण होगा। अपील किराया अधिकरण डीजे रैंक का अधिकारी होगा, उसके समकक्ष होगा, और किराया अधिकरण सिविल जज सीनियर डिवीजन के समकक्ष होगा। सेक्शन 27 लिमिटेशन की बात करता है। तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिसीमा अधिनियम के उपबंध अर्जी आवेदन और अपीलों पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे अन्य पर लागू होते हैं। छोड़िए, कोई काम की बात नहीं है। न्यायालय फीस, तो फीस बता रखी है कि धारा 8 के अधीन सीमित अवधि की किराएदारी के संबंध में अर्जी प्रस्तुत करते हैं तो ठीक पहले के वर्ष में जितना वार्षिक किराया की रकम थी उस रकम पर फीस डिसाइड की जाएगी अगर सेक्शन 8 में ज्वाइंट पिटीशन लगा। धारा 22 में या 23 में आप सुख सुविधाओं की प्रत्यावर्तन की अर्जी लगा रहे हो, या धारा 24 में मरम्मत के लिए अर्जी लगा रहे हो, या आदेश के विरुद्ध अपील कर रहे हो, 100 रुपए फीस होगी। ये धारा 28 में बता रखा है। और धारा 6-7 के अधीन किराए के रिवीजन के लिए आप आवेदन लगा रहे हो तो आपको 250 रुपए फीस पे करनी होगी। पढ़ लेना, देख लेना। कहा 100 रुपए, पिछली बार ये फीस पूछ ली थी, पसीना आ गया था क्योंकि ये मिसलेनियस प्रोविजन है, कोई ध्यान नहीं देता। 29 ये इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। किसी लिखित में, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस अधिनियम से भिन्न किसी भी विधि पर प्रभाव रखने वाली लिखित से का कोई प्रभाव इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि का प्रभाव रखने वाली किसी लिखित पर भी वही प्रभाव होगा, अध्यारोही प्रभाव होता है। कुल मिला के ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। ये कठिनाई आती है अधिनियम में तो 3 साल के अंदर उसको निपटारा कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अधिनियम में कोई कठिनाई आती है तो 2006 तक समाप्त होगी, कोई काम की बात नहीं है। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है धारा 31 में, और धारा 32 में कि इसके द्वारा हमने राजस्थान परिसर किराया और नियंत्रण बेदखली नियंत्रण अधिनियम 1950 पारित किया था, मतलब उसको निश्चित किया था, रिपील किया था। एक चार्ट है, मैं बना देता हूँ, वो चार्ट यहीं पे बना दूं तो ज्यादा बेटर है। मैं ग्रुप में बेवजह की चीजें डालना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। क्लास भी इसलिए डालता हूँ कि कई लोगों को उसको सब्सक्राइब करना नहीं आता। चलो यह चार्ट बना देता हूँ, उस चार्ट से आप सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 11 की प्रोसीजर। सेक्शन 11 में जो डिमांड, जो किराएदार के अधिकार है, उसका प्रोसीजर आपको सेक्शन 12 में देखने को मिलेगा। ठीक है। 21 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा। रिप्लाई आएगा नोटिस का 10 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होगा अगर किसी प्रकार का करना चाहते हैं। डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी? डेट ऑफ हियरिंग 15 दिन के अंदर होगी, और डिस्पोज ऑफ की भी यहीं लिख देता हूं पीछे कि 90 दिन में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सेक्शन 11 की सेक्शन 12 में बता रखा है प्रोसीजर। तो ये तो राइट है, किसका प्रोसीजर बता रखा है, और इसमें सेक्शन का प्रोसीजर बता रखा है। सेक्शन 6
सेक्शन 7 और सेक्शन 9A, इसका प्रोसीजर सेक्शन 14 में बता रखा। 14 के अंदर लैंडलॉर्ड पिटीशन लेके आता है, 30 दिन के अंदर नोटिस, 30 दिन में रिप्लाई, 15 दिन के अंदर री रिप्लाई।